आप में स्टूडेंट नहीं रहे हो, बट दैट्स राइट, सचिन तेंदुलकर नहीं, बट किसी को आज क्रिकेट भी होना पड़ता है। बिल्कुल, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, शायद इस वजह से अब अच्छा टीचर बनने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली आप टॉप 1-2% पे हो इस कंट्री के, एंड देन नॉट गेटिंग इनटू योर ड्रीम बी स्कूल, दैट्स वेरी डिमोटिवेटिंग। 4-5 मंथ्स में आपका सिलेबस कवर होता है, उसके बाद आपके मॉक शुरू होते हैं, फिर आपकी रिवीजन सेशंस, फिर वर्कशॉप्स, ये सारी जर्नी में कम से कम 8 to 10 मंथ्स लग जाते हैं। हाय एवरीवन, सो आज आप मुझे एक डिफरेंट सेटिंग में देख रहे हो, because today I'm going to be a listener and I'm going to put out your questions to someone who has massive experience in the field of CAT coaching with almost 14 years of experience। यानी कि जब मैं क्लास 8 में था तब से ये CAT के लिए कोचिंग एंड स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, and that's why it's going to be a very powerful session for all MBA and CAT aspirants, because today we have a very popular Quant and LRDI faculty from Unacademy, Sandeep sir with us। वेलकम टू द पॉडकास्ट संदीप सर। थैंक यू अनंता। सो मेरा नाम संदीप गर्ग है बच्चों, और मैं 14+ ईयर से पढ़ा रहा हूँ कैट में, क्वांट और LRDI। मैंने सभी टॉप ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है और लाखों बच्चों को मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ और टॉप 20 स्कूल्स में एडमिशन हुआ है उनका। सो सर, आज जो सेशन प्लान है मैं आपके लिए भी स्ट्रक्चर कर दूंगा एंड ऑडियंस के लिए भी स्ट्रक्चर कर दूंगा। ये जो सेशन होने वाला है बेसिकली CAT 23 एंड CAT 24 एस्पिरेंट्स दोनों के लिए है। सो मैं फर्स्ट जो चाहता हूँ वो CAT 23 स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पहले मैं वो पुट अप करूँगा जो इमीडिएट नीड भी है उन स्टूडेंट्स को, एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है स्पेसिफिकली फॉर क्वांट एंड LRDI प्रिपरेशन रिलेटेड, वो मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स ने खुद सेंड किया है टू आस्क यू। सो मैं वो चाहता हूँ, एंड उसके बाद फाइनली आई वांट टू एंड विद CAT 24 का एक डिटेल्ड प्रिपरेशन रोड मैप मिल जाए सब बच्चों को, सो दैट उनको पता रहे कि इस वीडियो के बाद अगर वो घर जाएं दे वुड नो दैट इनके पास एक चेकलिस्ट है, स्टेप 1 ये करना है उन्हें, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये करना है। सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड दिस। आप बोल सकते हो नाउ दैट आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ पर हो तो वो बोलते हैं ना कि उंगली पकड़ने मिला तो गला पकड़ लिया। So I want that kind of a thing happening here, and so let's start this. Yes. Are you ready? I think for this. Yes. Okay. So sir, पहले जो नीड है वो है CAT 23 पेपर अभी हुआ। Yes. आपको भी पता है लाइक फीडबैक दिया स्टूडेंट्स ने, एंड दैट इज क्वांट एंड LRDI बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। तो आपके क्या व्यूज़ हैं उस पेपर पे, स्पेशली जब ऐसा बोला जाता है कि जब भी कोई क्वांट पेपर हो रहा है तो अगर वो टफ हो तो वो इंजीनियर्स की तरफ बायस होता है। सो इट्स योर एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस ट्रेंड गोइंग अहेड, एंड क्या आपको लगता है वो सच में बायस है, एंड स्टूडेंट्स उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आपका कि बेसिकली क्वांट और LRDI अगर हम देखें तो इस साल जो है थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे आया था। खासकर अगर मैं क्वांट की बात करूं तो यस, बट LRDI लगभग सेम था। अभी अगर हम लास्ट 5 ईयर से कंपेयर करते हैं तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि इस साल थोड़ा डिफिकल्ट था, और खासकर अगर हम मॉडर्न मैथ्स जैसे अलजेब्रा की बात करें तो थोड़ा ज़्यादा आया था। बट अगर हम अनंता उसमें पूरा ओवरऑल देखें पिक्चर, तो वहाँ पे अगर हम लास्ट 20-25 ईयर्स का देखते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे कि 2001 से लेकर 2010 खासकर वहाँ पे क्वांट इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट आया करता था। सो हम ऐसा नहीं बोल सकते शायद कि ये सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है। क्वांट को हमेशा से उन्होंने, अगर हम बाकी भी जैसे दूसरे भी टेस्ट हैं जैसे GMAT है, तो कई बार बच्चे ये पूछते भी हैं कि अच्छा GMAT से सर ये काफ़ी डिफिकल्ट आता है, बट वो स्टार्टिंग से ऐसा ही था। मतलब अगर हम क्वांट की बात करें, LRDI की अगर बात करें, यस वो थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे किया है उन्होंने। अभी ये कहना मुश्किल है कि क्यों किया है, बट एज फार एज DILR इज कंसर्न्ड, वहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी मेरे हिसाब से ज़्यादा काम करती है, वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कम होता है। तो यहाँ पे क्वांट में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को मेहनत करने की ज़रूरत है, खासकर जो नॉन इंजीनियर्स हैं उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अलजेब्रा का वेटेज थोड़ा बढ़ गया है, जो कि जनरली 11th-12th में देखने को मिलता है अपने को काफ़ी। तो यस, यहाँ से थोड़ी सी उनको ये है कि अब प्रिपरेशन में शायद 8-10 मंथ्स पहले कुछ स्टूडेंट्स थे जो लेट शुरू करते थे, मई-जून में शुरू करते थे। अब थोड़ा उनको स्टार्ट थोड़ा जल्दी करना होगा ताकि वो इन टॉपिक्स को भी अच्छा कर सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड आपने जो अभी बोला हम उस टॉपिक पे आएंगे वापस जब मैं रोड मैप डिस्कस करूँगा। सो वी विल कम टू दैट टॉपिक सो दैट सबको पता रहे कि क्या स्किल सेट्स एग्जैक्टली उनको चाहिए व्हेन दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम लाइक कैट। बट अभी जो एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज मैं भी इसे गो थ्रू गया हूँ, एंड बेसिकली
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 98-99 परसेंटाइल लाए हैं उन्होंने, एंड आफ्टर दैट एज वेल अभी कॉल्स रिलीज हो रहे हैं अभी स्कूल्स के, एंड सडनली यू सी दैट 98-99 परसेंटाइल पे भी कॉल्स नहीं आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, एंड एवरी ईयर होता है ये। बट ऑब्वियसली आप टॉप 1-2% पे हो इस कंट्री के, एंड देन नॉट गेटिंग इनटू योर ड्रीम बी स्कूल, दैट्स वेरी डिमोटिवेटिंग। एंड बिकॉज स्टूडेंट्स आपको लाइक नॉट एज अ टीचर बट एज अ मेंटर भी देखते हैं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हर साल आपके पास भी स्टूडेंट्स आपके आते होंगे 99 परसेंटाइल के साथ, तो आप उनको कैसे कंसोल करते हो? व्हाट्स द मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू देम? देखो, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि 98-99 परसेंटाइल आ गया तो भी कॉल नहीं आ रहा है, तो एक्चुअली कई स्टूडेंट्स इसके बारे में पहले से अवेयर होते भी हैं, क्योंकि कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उन्हें पता होता है, लाइक है ना, उनका जो 10th है 12th है वहाँ पे मार्क्स कैसे थे, वो इंजीनियर्स हैं, नॉन इंजीनियर हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, तो ऐसे ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो उनके हाथ में भी नहीं है अभी, जिन पे वो कुछ कर भी नहीं सकते। एक तो ये हो गया, और कई बार उनका कॉल इस वजह से नहीं आता क्योंकि उनका ओवरऑल आ जाता है 98-99, बट इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। सो इन दैट केस मतलब हम पहले से ही स्टूडेंट्स को ये बोल के चलते हैं कि ठीक है, अगर टॉप 20 स्कूल्स में आपको नहीं मिलता है, टॉप 20 IIMs में नहीं आपका होता है, तो और भी बहुत सारे कॉलेजेस अच्छे हैं, लाइक MDI हो गया, है ना, और अपना और भी कॉलेज FMS हो गया, ये सारे कॉलेजेस वो हैं जो आपका ओवरऑल परसेंटाइल अगर अच्छा आता है तो आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपका एडमिशन हो सकता है, आपका अगला क्राइटेरिया शुरू हो सकता है। तो ये सब कुछ पहले से हम लेके चलते हैं स्टूडेंट्स के साथ। गॉट इट, दैट्स इंटरेस्टिंग। एंड ऑल्सो किसी को अगर डिसाइड करना है कि वेदर दे शुड रीअटेम्प्ट कैट या फिर वो कोई और कॉलेज जो उनका शायद ड्रीम बी स्कूल नहीं था वो ज्वाइन करना है, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देते हो? रीअटेम्प्ट करना है या फिर कोई भी टीयर, मान लो उनका ड्रीम बी स्कूल नहीं था, अच्छा, मान लो ABC उनका ड्रीम हो, ठीक है, वो नहीं मिल रहा, बट कोई और कॉलेज मिल रहा है, Tier 1 में मिल रहा है, Tier 1 में मिल रहा है। यस। सो इसमें बेसिकली अगेन यहाँ पे दो थ्योरी हो सकती हैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक थ्योरी हो सकती है कि मुझे तो यही कॉलेजेस चाहिए, और दूसरी ये भी थ्योरी होती है यहाँ पे कि देखिए आपको कॉलेज अच्छा मिल रहा है और ऑब्वियसली उसकी रैंकिंग वो नहीं है जो रैंक आप चाहते थे, बट आपको एडमिशन मिल रहा है और एक पूरा साल लगाने की बजाय आपको वहाँ पे एडमिशन ले लेना चाहिए। अभी ये भी डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट अभी पढ़ कौन से ईयर में रहा है, लाइक अगर वो फाइनल ईयर में है और वो बिल्कुल आसानी से, मतलब अभी उसके पास टाइम है और वो ड्रॉप भी ले सकता है, और जो कॉलेज उसे मिल रहा है उसने बाकी मॉक्स वगैरह में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और जो कॉलेज मिल रहा है उससे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करता है वो, तो वो सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम बच्चे को बोलते हैं कि ठीक है आप एक टेक ले सकते हो अगर चाहते हो तो। बट अगर उसका पीछे भी मॉक्स में भी कई बार स्टूडेंट्स का नहीं आ रहा होता है और वैसे उसकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं कई बार स्टूडेंट्स की, बट जो आता है उसका अभी उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, बट हमें पता है कि उसके हिसाब से अभी के लिए उसका ठीक है यहाँ पे, उसे एडमिशन ले लेना चाहिए, आगे मेहनत करनी चाहिए जाके। तो समटाइम्स वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट हम बच्चे को जैसे जो भी जैसा भी स्टूडेंट होता है उसके हिसाब से गाइड करते हैं। गॉट इट, दैट्स इंटरेस्टिंग, बिकॉज मैं जिस ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आई वॉज ऑल्सो इन अ सिमिलर सिचुएशन, एंड जैसे सर ने बोला एग्जैक्टली वो रीजंस थे कि मैंने सोचा ड्रॉप लेने का एंड टू अटेम्प्ट कैट अनदर टाइम। अब मेरा कैट 17 में 19 में 2-1 था, अच्छा, बट उसके बाद आई हैड टू गिव कैट अगेन बिकॉज मेरा ड्रीम था वो। एंड उसमें बेसिकली जो रीजंस आपने एग्जैक्टली पुट अप किए कि मेरे पास एक बैकअप था जॉब का, कंसल्टिंग में जॉब थी, सो दैट हेल्प्ड। उसके बाद ये भी था कि शायद वो मेरा बेस्ट अटेम्प्ट नहीं था, मुझे रियलाइज हुआ पेपर के बाद। सो एग्जैक्टली ये दो फैक्टर्स जो आपने मेंशन किए वही फिट इन हुए मेरे लिए, एंड इट वाज काइंड ऑफ इजियर फॉर मी दैट ओके आई कैन गिव अनदर अटेम्प्ट। कई बार एक और फैक्टर इसमें निकल के आता है कि जो स्टूडेंट है वो जॉब करना स्टार्ट ही करता है। ऐसे काफी स्टूडेंट मुझे मिलते हैं कि अभी मुझे 6 मंथ्स या 1 ईयर ही हुआ है जॉब करते हुए, और मेरे को कोई ऐसा वो नहीं है अभी कि कोई प्रेशर नहीं है कि इसी साल मुझे MBA करना है और मेरा एक XYZ परसेंटाइल आया है बट मैं इससे ज्यादा डिजर्व करता हूँ। तो इन दैट केस ऑल्सो वी सजेस्ट कि आप तो कर सकते हो अभी, और तब तक आपका जो वर्क एक्स है वो भी अच्छा हो जाएगा, जो कि काउंटेबल हो जाएगा। बेसिकली आप उसको बोल सकते हो कि अब मेरा एक वर्क एक्स है, तो इन दैट केस ऑल्सो हम बच्चे को कहते हैं कि आप एक दोबारा से रीटेक ले सकते हो। गॉट इट, इंटरेस्टिंग। एंड आपके बैकग्राउंड से एक और क्वेश्चन आते हैं, बिकॉज काफ़ी बार मैंने बायस सुना है ये स्टूडेंट्स का कि जब भी कोई स्टूडेंट कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, काइंड ऑफ वो जो 98-99 परसेंटाइल वाला है ना, वो या तो IIT से होता है या तो SRCC से होता है, बट आप भी एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हो एंड आप मल्टीपल टाइम्स, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स आपने क्वांट में LRTI में 99 स्कोर किया है। सो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या ये सच में Tier 1 वाले क्या एडवांटेज है IIT या SRCC, या फिर आप सोचते हो नो आपने किया तो सब कर सकते हैं?
देखिए, एडवांटेज आप ऐसे नहीं बोल सकते उनको एडवांटेज है, बिकॉज कहीं भी ऐसा तो नहीं बोलता कोई भी आईआईएम कि मुझे उन्हीं को लेना है, आईआईटी या टियर 1 कॉलेज को ही लेना है। एक एडवांटेज शायद उनके पास एक्सपोजर का होता है, उनके पास एक अच्छा एक्सपोजर होता है, बट वो एक्सपोजर आज के टाइम पे सबके पास अवेलेबल है। यूट्यूब है और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अब स्टूडेंट्स को अवेयरनेस हो रही है। तो बेसिकली हाँ, मैं भी एक हम्बल बैकग्राउंड से हूँ, मैं शुरू से कैट देता आया हूँ और एलआरडीआई में और कैट क्वांट में मैं दोनों में 99 परसेंटाइल प्लस लेके आता हूँ। और मैं नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और मेरे पास कई एग्जांपल्स हैं। अभी पीछे एक मयंक बच्चा था, अभी उसका एडमिशन हुआ है। एक और बच्ची थी इतिका जैन करके, IIM-B में उसका एडमिशन हुआ है। भानु करके एक बच्चा है, IIM-A में उसका एडमिशन हुआ। ये सब कोई भी बच्चा टियर 1 कॉलेज से नहीं है, लेट मी टेल यू। और बच्चों ने बहुत मेहनत की है अपने दम पे, बहुत मॉक्स वगैरह दिए। और इतिका का मैं नाम ले रहा हूँ, वो बच्ची तो ऐसी थी कि जिसका मॉक्स में माइनस में भी आया था एक बार, और वो लिटरली मतलब आके मेरे से पूछती थी कि सर मेरा कैसे होगा। और मतलब मैं उसका कभी भी मतलब लास्ट में उसका 99 परसेंटाइल प्लस था, बट उसका कभी भी मॉक्स में इतना आया भी नहीं था। सो समटाइम्स तो ये होता है कि अच्छा, जिस दिन कैट देने जा रहे हैं वो भी दिन डिपेंड करता है, क्योंकि आप कभी भी, कई बार बच्चे इसमें क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि अगर मॉक्स में नहीं आ रहा तो मेरा कैट में भी उतना नहीं आएगा। बट समटाइम्स दिस इज जस्ट लाइक अ गेम, आपको नहीं पता, आप ठीक ठाक भी परफॉर्म कर रहे हो मॉक्स में, बट आपको नहीं पता आप कैट में कितना अच्छा परफॉर्म कर दोगे। और ऐसे कई स्टूडेंट्स मिले हैं मुझे इस पर। गॉट इट। एंड मतलब ये ग्रेजुअली इंप्रूव भी आप कर सकते हो। यस, ग्रेजुअली इंप्रूव तो करते ही हैं बच्चे। राइट। एंड सुन लो प्लीज, बिकॉज मैं आपको कितना बार बोलता हूँ ये चीज़ कि आप, ऐसा नहीं है कि टियर 1 स्टूडेंट्स ही जाते हैं टॉप 20 स्कूल्स। एंड ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी पहले मॉक में 60 या 50 या उससे भी कम परसेंटाइल है तो आप क्रैक नहीं कर पाओगे। अब आपको सर भी बोल रहे हैं ये चीज़, सो प्लीज़ ये बात मान लो अब आप। सो सर, अब जो नेक्स्ट सेगमेंट है वहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, बच्चों से लिए हैं, आपने ही भेजे हैं ये क्वेश्चंस। एंड काफ़ी एक कॉमन डाउट्स है क्वांट एंड एलआरडीआई प्रेपरेशन स्पेसिफिकली में, काफ़ी कॉमन डाउट्स होते हैं बच्चों के। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नॉन मैथ्स बैकग्राउंड रिलेटेड, कि अगर कोई बच्चा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आता है एंड क्वांट एंड एलआरडीआई का प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफन रहता है बच्चों को कि हम यार इंजीनियर्स से थोड़े पीछे हैं, 11-12 में हमने मैथ्स नहीं किया है। सो स्पेशली दो स्टूडेंट्स के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं, उनको कैसे स्पेसिफिकली प्रेपरेशन स्टार्ट करना चाहिए? उनको थोड़ा जल्दी करना चाहिए, क्योंकि उनको फंडामेंटली तैयार करने की ज़रूरत है। पहले उनको 2-3 महीने लगेंगे सबसे पहले कि बेसिक मैथ्स को जानने में, फंडामेंटली मैथ्स होता क्या है अच्छे से जानने में, क्योंकि कुछ टॉपिक्स उनके भी अच्छे होते हैं। जैसे अरिथमेटिक हो गया, वो 10th से पहले का टॉपिक होता है जिसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैट में। बट हाँ, आपकी बात सही है। फॉर एग्जाम्पल अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, ये उनके टॉपिक्स थोड़े से वीक होते हैं। ज्योमेट्री भी कहीं ना कहीं उनकी वीक मिलती है, क्योंकि अगर उन्होंने मैथ्स छोड़ा है तो कहीं ना कहीं ये ऑब्वियस सा निकल के आता है कि 10th में उन्होंने शायद मैथ्स इतना अच्छे से पढ़ा नहीं था, या बहुत टच हट जाता है वो। तो यस, उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि उनको 2-3 महीने ज़्यादा दे के 8-10 महीने प्रिपरेशन कम से कम करनी चाहिए। ओके, गॉट इट। एंड इस पे ही आप आइडियल प्रिपरेशन टाइम, एक क्वेश्चन होता है कि कितना मंथ्स प्रिपेयर करना है मुझे कैट के लिए, तो आप बेसिकली दोनों के लिए बता दो, नॉन इंजीनियर्स के लिए भी, इंजीनियर्स के लिए भी, एंड अक्रॉस ऑल 3 सेक्शंस, कि कितना टाइम वो कैट के लिए दे। देखो, इस पे मैं थोड़ा बड़ा आंसर दूंगा। अभी अगर हम इस साल का देखते हैं तो लगभग 3.25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था कैट का, और दिया है लगभग इतने बच्चों ने। और लास्ट ईयर देखें तो लगभग 2,55,000 बच्चा था। तो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, जबकि टॉप आईएम्स में जो सीट्स हैं वो लगभग सेम है। तो बेसिकली अब हमें वही सीट पाने के लिए हमें जितना परसेंटाइल पहले चाहिए था, अब हमें परसेंटाइल ज़्यादा चाहिए था उस केस में। अभी उस केस में अगर कंपटीशन बढ़ा है तो ऑब्वियस है हमें थोड़ी सी प्रिपरेशन हमारी ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें परसेंटाइल ज़्यादा लेके आना है। तो आई वुड से कि कम से कम मिनिमम एटलीस्ट हमें 8 to 10 मंथ्स देने चाहिए, ताकि सबसे पहले हम पेपर के बारे में अच्छे से जान सकें। क्योंकि अगर मैं पूरा रोड मैप बताऊँगा तो 4-5 मंथ्स में आपका सिलेबस कवर होता है, उसके बाद आपके मॉक शुरू होते हैं, फिर आपकी रिवीजन सेशंस, फिर वर्कशॉप्स, ये सारी जर्नी में कम से कम 8 to 10 मंथ्स लग जाते हैं। गॉट इट, 8 to 10 मंथ्स। एंड अगर मैं 8 to 10 मंथ्स का कोई स्केड्यूल सोचूं कि पर डे कितना देना चाहिए कैंडिडेट्स को, कोई एक बॉल पार्क नंबर जो आपने यूजुअली देखा है कि सक्सेस पैरामीटर होता है, एक डेली अमाउंट ऑफ टाइम जो देते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, इसमें
दो चीज़ें होती हैं। एक तो डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट कैसा है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। हम हर स्टूडेंट के लिए सेम स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते। अगर एक स्टूडेंट ऑलरेडी क्वांट में अच्छा है सपोज, तो उसको दूसरे सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। और दूसरा ये कि कितने क्वेश्चन करने चाहिए डेली बेसिस पे, तो उसको भी हम थोड़ा सा ब्रेक करके कर सकते हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो इस साल मैं लगभग 2000 क्वेश्चन क्वांट पे और 500 सेट्स LRDA पे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ यूट्यूब पे और हमारी स्पेशल क्लासेस में। यूट्यूब पे मैं 99 परसेंटाइल क्लब पे पढ़ाता हूँ और हमारी स्पेशल क्लासेस होती है जो हमारी अनअकैडमी ऐप पे होती हैं, और इसके अलावा जो सिलेबस हम कवर करते हैं प्लस में। तो इसको करने के लिए जो टाइम लगता है वो लगभग आप मान के चलिए कि 1 वीक में बच्चे को 6 to 7 आवर्स की क्लास लेनी होती है। और अब बच्चा कितना पढ़े, तो उसको डेली बेसिस पे 2 आवर्स और 5 डेज अ वीक, मतलब 10 घंटे उसको क्वांट और 10 घंटे उसको LRDI अगर वो करता है तो जितना मैंने बोला है उतना ही प्रैक्टिस वो खुद से भी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से दिस इज द आइडियल टाइम। इतना टाइम उसको करना चाहिए ताकि उसकी प्रिपरेशन जो है वो इतना जान सके कि कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं, कौन से छोड़ने वाले हैं। गॉट इट। एंड ये जब आप बोल रहे हो कि 2 आवर्स एवरी डे, तो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो वर्किंग भी है एंड उनका एक क्वेश्चन होता है कि टाइम नहीं मिल रहा है, हेक्टिक होता है कभी जॉब्स एंड एवरीथिंग। सो एक क्वेश्चन मुझे हमेशा आता है कि शुड आई रिज़ाइन फॉर माई कैट प्रिपरेशन। तो इसमें आपका क्या व्यू है कि कैट प्रिपरेशन विदाउट जॉब और विद जॉब? ये क्वेश्चन आपने काफ़ी अच्छा पूछा है, क्योंकि ऑब्वियसली जो मैंने 2 घंटे बोला अब उनके लिए मैनेज करना चैलेंजिंग हो जाता है। तो इस पे मैं दो बातें बोलूँगा। एक तो ये कि वो बच्चे थोड़े से मैच्योर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रेशर्स, सो उनके लिए टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है, बट उनको टाइम मैनेज करना आता है। तो व्हाट दे कैन डू, वो नाइट क्लासेस ले सकते हैं और वीकेंड पे जो उनका बैकलॉग हो गया है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और मतलब इस तरह से करके अगर वो सारी क्लासेस को मैनेज करते हैं और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं। उनके लिए चैलेंज ये होता है बेसिकली कि वो टच में नहीं होते। और अगर एक फ्रेशर की बात करें तो वो थोड़ा टच में होता है, वो मोमेंटम में होता है, बट उसको प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं टाइम मैनेज करने की, वो स्ट्रेटेजी नहीं बना पाता। तो मैंने ये देखा है कि वर्कएक्स वाले स्टूडेंट्स टाइम को बहुत अच्छा मैनेज करते हैं और वो किसी तरह से उसको मैनेज करके बढ़िया निकाल लेते हैं। गॉट इट। एंड अब जब बोल रहे हो कि टाइम मैनेजमेंट स्किल, मैच्योरिटी, एक और क्वेश्चन मुझे याद आता है इससे, जो स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि MBA विद वर्कएक्स करना चाहिए या एज अ फ्रेशर जाना चाहिए। सो उसमें आपके क्या व्यूज हैं? वो मैंने शायद आंसर यहीं पे दे दिया है कुछ अनंता, अगर आप देखा है तो। बेसिकली यहाँ पे डिपेंड करता है कि देखिए, अगर बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है और अभी फाइनल ईयर में है तो मेरे ख्याल से उसको, अगर वो तैयारी करनी शुरू कर दी है उसने, तो उसका मोमेंटम बना हुआ है तो उसको कैट दे देना चाहिए। अदरवाइज अगर एक स्टूडेंट है जो जॉब कर रहा है, उसको 1 ईयर 2 ईयर जॉब करते हुए हो गए, सो बेसिकली अब वो अगर कैट देता है तो उसको मोमेंटम बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उसको अब टाइम निकालना है ना। सो अगर मैं ये वाला पॉइंट मैंने लिया फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये फ्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है कि वो मोमेंटम है वो दे दे। बट अगेन अगर हम एक वर्कएक्स वाले उस पॉइंट से देखें तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि वो ज़्यादा मैच्योर होता है और वो मैनेज भी करना जानता है। और सबसे मेन बात है कि उसको पता है अब करियर में उसको काफ़ी कुछ पता लग जाता है कि मुझे किस तरह की जॉब करनी है, तो ये उसके लिए बेनिफिट्स होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों पे हमें बैलेंस बना के देखना होता है स्टूडेंट को, और उसके हिसाब से स्टूडेंट को हम एडवाइस देते हैं। इंटरेस्टिंग। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली हम फिर इस कैट प्रिपरेशन पे आ जाते हैं MBA के डिटेल्स से, एंड दैट वाज कि चैप्टर्स अगर इग्नोर करने हैं क्वांट में तो कौन से कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो इस क्वेश्चन को कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्वांट में वो कौन से हैं? देखिए, वैसे तो कभी भी कैट ये नहीं बोलता कि ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने कभी भी किसी टॉपिक को ज़्यादा वेटेज अपने से नहीं बोला कि इसकी वेटेज ज़्यादा है। ऑब्वियसली हम उसको बार बार जो है कंक्लूड कर रहे होते हैं हर साल देख के कि अच्छा इस साल ये ज़्यादा है। बट हाँ, अगर हम पिछले 5 ईयर्स या उससे पहले का ट्रेंड देखें तो अरिथमेटिक का पोर्शन हमेशा ज़्यादा रहता है, फिर अलजेब्रा आता है, 3rd पे फिर ज्योमेट्री दिखता है, 4th पे नंबर सिस्टम दिखता है, 5th पे हमें मॉडर्न मैथ्स दिखता है। तो अभी मॉडर्न मैथ्स को अगर बच्चे चाहें, खासकर जो नॉन इंजीनियर्स होते हैं, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, वो अवॉइड कर सकते हैं। लाइक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी तो हम मतलब बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि प्रोबेबिलिटी की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि लास्ट 25 ईयर्स में उसका क्वेश्चन ही मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आए हैं। तो वो टॉपिक छोड़ सकते हैं कैट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो ओमेट्स दे रहे हैं, बाकी अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं, तो वहाँ पे उसका वेटेज होता है, तो उसको देख के वो तैयारी कर सकते हैं। बट एज फार एज कैट इज कंसर्न, वहाँ पे उसको वो बिल्कुल छोड़ सकते हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया,
नंबर सिस्टम में कुछ टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बेस सिस्टम, यूनिट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट्स, तो इनमें से क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं कई सालों से। अगर 5-6 ईयर्स की मैं बात करूं तो क्वेश्चंस बहुत कम मिलते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन मिलता है, बाकी बहुत कम मिलता है। मतलब उस एक क्वेश्चन के लिए बच्चे को लेकिन प्रिपरेशन बहुत करनी पड़ती है। तो इन दैट केस अगर उसको नहीं आता है तो वी ऑलवेज से कि आप उसको अभी इग्नोर कर। गॉट इट, इंटरेस्टिंग। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कौन से अब LRDI में जाते हैं। एंड ये जो पेपर आपने देखा वो शायद डिफिकल्ट तो था, बट जो सेट्स थे वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल भी थे। ऐसा सोर्सेज, ऐसे स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस नहीं किया था वो सेट्स पहले। तो अगर इस इन्वायरमेंट में कोई प्रिपेयर कर रहा है LRDI के लिए, अनप्रेडिक्टेबल सेट्स के लिए, तो वो कैसा स्किल सेट डेवलप करे एक स्टूडेंट, जिससे कैसा भी अनप्रेडिक्टेबल सेट आए, ही फील्स कंफर्टेबल, ही और शी फील्स कंफर्टेबल अबाउट इट। देखिए, कंफर्टेबल 2 तरीके का होता है। एक होता है कॉन्फिडेंस से कंफर्टेबल महसूस करना, और एक होता है कि कंफर्टेबल महसूस करना कि कैसा भी सेट आए मैं उसी टाइम पे चूज करूंगा और मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। कई तरीके के बच्चे होते हैं, इसमें 2 तरीके के बेसिकली। मैं ये बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस करिए, जितने भी लेवल पे आते हैं उससे हाई लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। लाइक मैंने बोला, मैं 500 सेट्स LRDI के करवाता हूँ, तो वो सेट्स करके क्या पक्का वहां पे हो जाएंगे? अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 10-12 क्वेश्चंस करके आपका बहुत अच्छा स्कोर बन जाता है, आपका 99 परसेंटाइल क्रॉस हो जाता है। ये मैं पिछले 5-6 ईयर्स का डाटा बोल रहा हूँ। तो अगर पेपर मुश्किल होता है तो कहीं ना कहीं जो स्कोर होता है वो भी कम हो जाता है। हाँ, आपने एक बात बोली कि अनप्रेडिक्टेबल है। यस, अनप्रेडिक्टेबल है, फिर भी अनप्रेडिक्टेबल है। तो यही हम इसको एक गेम की तरह मानेंगे कि लाइक क्रिकेट हम लोग देखते हैं, और क्रिकेट में देखते हैं कि विराट कोहली हो गया या रोहित शर्मा हो गया, प्रैक्टिस तो खूब करके जाते हैं बट फिर भी अच्छा नहीं कर पाते। इन दैट केस उनको मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। उनको ये समझना पड़ेगा कि कैट की मेरी कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो, मॉक्स में मैं कितना भी बढ़िया लेके आ रहा हूँ, बट एग्जैक्ट कैट के दिन कैसा होगा कोई नहीं जानता। तो इन दैट केस उनको पहले से प्रिपेयर करना होगा अपने आप को कि मैं जेड का पेपर भी दूंगा, या मैं जो भी एग्जाम देना चाहे उसके बाद भी, है ना, तो वो सारे एग्जाम्स के लिए जो भी 2-3 एग्जाम देना चाहे, ताकि वो रिस्क हमारा डाइवर्सिफाई हो जाए। और हमें अच्छा कॉलेज चाहिए, हमें टॉप बी स्कूल चाहिए। तो अगर हमें कैट से भी नहीं मिलता, हमें अदर टेस्ट से मिल जाता है तो भी अच्छा है। थैंक यू सो फॉर द डिटेल्ड आंसर्स एंड क्वेश्चंस का लिस्ट एक्चुअली बहुत बड़ा है यहाँ पर, बट मुझे लगता है जो नेक्स्ट सेगमेंट है उस पर काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगर नहीं हुए तो आई कैन कम बैक टू देम, बट मुझे लगता है कि अब जो डिटेल्ड प्रिपरेशन रोड मैप मैं बता रहा था, अब मैं आपको हैंड ओवर करूँगा कम्प्लीटली कि आप बच्चों को बताओ कि कोई आज कैट 24 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो उसका स्केड्यूल कैसा लगना चाहिए, मंथ वाइज स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, उसकी सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। स्पेशली फॉर क्वांट एंड LRDI हम स्टार्ट करेंगे क्वांट से। आप उनको बताओ एक डिटेल प्रिपरेशन रोड मैप, सो दैट अगर वो एक चेकलिस्ट बनाना चाहे इस वीडियो के बाद कि अच्छा मुझे स्टेप 1 ये करना है, स्टेप 2 ये करना है, फाउंडेशन ऐसे कवर करनी है, बेसिक्स उसके बाद थ्योरी ऐसे पढ़नी है, उसके बाद मॉक्स में कब जाना है, एवरीथिंग उनको इस एक वीडियो से मिल जाए। सो आई जस्ट हैंड इट ओवर टू यू। फर्स्ट क्वांट से शुरू करते हैं। बच्चों, बेसिकली क्वांट जो होता है वो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि उसका सिलेबस काफ़ी वास्ट होता है, कॉन्सेप्ट्स बहुत होते हैं समझने वाले। तो सबसे पहले मैं बता दूं उसमें होता क्या क्या है आपको जो प्रिपरेशन करना है। तो नंबर 1 पे है अरिथमेटिक, नंबर 2 पे है हमारा नंबर सिस्टम, नंबर 3 पे है अलजेब्रा, नंबर 4 पे है ज्योमेट्री, और नंबर 5 पे है मॉडर्न मैथ्स। तो इनको भी मैं डिटेल में बताऊंगा अभी आपको। बट हमें प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला क्वेश्चन अनंता ने पूछा था कि हमें टाइम कितना चाहिए। तो आई वुड से कि हमें 8 to 10 मंथ्स तो मिनिमम चाहिए। अभी क्यों चाहिए इतना टाइम सर, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बेसिकली हमें 5 to 6 मंथ्स लगते हैं सिलेबस को कवर करने में, है ना। अगर मैं क्वांट की बात करूं या LR की बात करूं, तीनों सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं जिसमें क्वांट भी आ गया, तो बेसिकली 5 to 6 मंथ्स हमारा लगता है सिलेबस को कवर करने में। मतलब अगर आप शुरू करते हैं तो जनवरी या फरवरी में शुरू करते हैं, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आपका सिलेबस कवर होता है। उसके बाद आप लोगों के मॉक शुरू हो जाते हैं, तो आप लोग मॉक्स देना शुरू करते हो, और फिर हम कम से कम एक मॉक तो एक वीक में देना शुरू करते हैं, और लास्ट तक मॉक्स देते रहते हैं। कम से कम एक मॉक चलता रहता है हमारा। उसके बाद हमारे रिवीजन सेशन शुरू हो जाते हैं, फिर वर्कशॉप शुरू हो जाती हैं। इस पूरी जर्नी में टाइम लगता है।
और मैं आपको बता दूं, ये कहना मैं जितनी आसानी से बोल रहा हूँ, सब कुछ इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट की लाइफ में हर तरीके का पीरियड आता है ना। उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बीच में कई तरीके से डिमोटिवेट होता है, उसका मोमेंटम रुक जाता है, उसके मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी हमें टाइम को लेके चलना पड़ता है कि अच्छा, अगर हम इनको पहले से कैलकुलेट करके चलें कि ये आएगा, क्योंकि ये आता है, और यहाँ पे हमें मोमेंटम नहीं रोकना अपना। तो यहाँ पे भी काफ़ी टाइम बच्चों का वेस्ट होता है, और उस टाइम को भी अगर हम लेके चलें कि अच्छा, इसमें मेरा इतना टाइम निकल गया था, तो वो बच्चा दोबारा से प्रिपरेशन पे आना उसके लिए बहुत आसान होता है, और वो फिर से प्रिपरेशन करना शुरू कर देता है। अदरवाइज होता क्या है कि कई स्टूडेंट्स जो है मई जून में स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 मंथ्स में भी बच्चों ने किया है, बहुत बच्चों ने जो है कैट को क्लियर किया है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे बड़ी ये आती है कि सभी बच्चे, मतलब अगर मैं लगभग मैक्सिमम बच्चों की बात करूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको बेसिकली कुछ ना कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं, है ना। कई बार तो मतलब एक स्टूडेंट मुझे बोला कि घर पे शादी आ गई थी सर, और उसमें मेरे 15 डेज चले गए। अभी मतलब मैं उसको क्या बोलूं कि 15 डेज मत लगाओ, 10 डेज लगाओ, बोला भी था, बट अगेन ये भी स्टूडेंट की प्रेफरेंस होती है कि नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और कई बार तो ऐसी पर्सनल इमरजेंसीज आती हैं कि लिटरली उनको टाइम देना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए हमें प्रिपरेशन जल्दी करनी चाहिए। अभी 5 मंथ्स हमें क्वाड की प्रिपरेशन में कम से कम लगते हैं। तो अरिथमेटिक की वेटेज सबसे ज्यादा रहती है, नंबर 1 अरिथमेटिक हम कवर करते हैं। नंबर सिस्टम की वेटेज थोड़ी सी कम होती है, बट नंबर सिस्टम जो है अलजेब्रा में यूज होता है, उसकी एप्लीकेशंस अलजेब्रा में यूज होती हैं, और अलजेब्रा का वेटेज बढ़ा है। लास्ट ईयर अलजेब्रा ज्यादा आया था, और लास्ट कई सालों से अलजेब्रा का धीरे धीरे वेटेज बढ़ रहा है। इस वजह से भी हमें प्रिपरेशन थोड़ी सी जल्दी करनी चाहिए। और फिर उसके बाद आती है हमारी ज्योमेट्री में बच्चे जनरली सभी बच्चे अच्छे नहीं होते, कुछ बच्चों का स्टार्टिंग का ट्रायंगल्स या फिर अगर मैं बात करूँ क्वाड्रिलेटरल्स तक अच्छा होता है, सर्कल्स मेंसुरेशन तक आने तक वो कहते हैं सर ये कैसे करेंगे हम लोग। तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है, क्योंकि कई बच्चे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन वहाँ से मिलते हैं अपने को, कई बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, द ओनली थिंग इज टाइम कम पड़ रहा होता है। तो उस टाइम के चक्कर में वो लोग क्या करते हैं कि बेसिकली उन टॉपिक्स को फिर छोड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक्स फंडामेंटली अपने को क्लियर करने हैं, तो फंडामेंटली उनके क्लियर नहीं हो पाते, तो उन टॉपिक्स को फिर वो छोड़ देते हैं। जबकि कई बच्चे उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं जो थोड़ा सा जल्दी प्रिपरेशन करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरा कंक्लूजन ये होता है कि हमें 8 to 10 मंथ्स तैयार करना है अपने आप को प्रिपरेशन के लिए। तो इस सारी तैयारी में 8 to 10 मंथ्स लग जाते हैं। ओके, एंड एक और जो क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट्स का कि मान लो अरिथमेटिक उन्होंने फरवरी में स्टार्ट किया, बट सडनली जब वो फिर मार्च में आते हैं, अप्रैल एंड अक्रॉस द मंथ्स दूसरे टॉपिक्स प्रिपेयर करते हैं, फिर वो अरिथमेटिक भूल जाते हैं। तो अगर किसी को ऐसे एक प्रॉपर प्लान बनाना है सो दैट उनका रिविजन भी बहुत क्विक हो, तो वो कैसे इनिशियली स्टार्ट करे सो दैट उनका रिविजन प्लान काफ़ी सेट रहे फ्रॉम द इनिशियल डेज इटसेल्फ? तो उसके लिए बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। एक तो बच्चे खुद से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, लास्ट जो टॉपिक्स हो चुके होते हैं। इसमें मैं उनको 2 चीज़ें बोलता हूँ। एक तो वो क्या करें कि अपनी एक अच्छी नोटबुक लगाएं, और नोटबुक होता क्या है कि स्टूडेंट्स लिखते हैं, बट वो इस तरह से लिख रहे होते हैं कि जैसे बस वो आज के लिए चाहिए। होता क्या है, हम 1 महीने के बाद उसको भूलने लगते हैं। कोई भी है, हमें रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए वो अलग से सब कुछ लिखे ताकि कभी भी उसको दोबारा देखें तो जल्दी याद आ जाए, है ना। और साथ में क्वेश्चंस उसके लगाते रहें। अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी मैंने उसी के लिए ही 2 चीज़ें स्टार्ट की है। जो हमारा यूट्यूब चैनल है 99 परसेंटाइल क्लब, उस पर मैं जो है क्वांट पढ़ा रहा हूँ। क्वांट के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे रिवाइज करवा रहा हूँ बच्चों को। तो उसमें कोई भी बच्चा जो है आके वो क्वेश्चंस को कर सकता है। और दूसरा, इसी चीज़ को मैं अनअकैडमी का हमारे जो स्पेशल क्लासेस होती हैं वहाँ पे LRDA के लिए सेम प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और LRDA के खूब सारे मॉक में आए हुए टेस्ट, वो सारे उसमें प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो ये सब कुछ बच्चा कर सकता है। ओके, एंड सॉरी मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पूछूंगा क्वांट में ही, बिकॉज पहले एकदम डिटेल चेकलिस्ट आता था। तो इसमें अगर आप अक्रॉस द टॉपिक्स आप बताओ कि अरिथमेटिक में मुझे इतना मंथ प्रिपेयर करना है, एंड उसको टॉपिक वाइज अगर मंथ वाइज ब्रेक डाउन कर दो कि कितना ड्यूरेशन ईच टॉपिक में लगेगा, सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। सो देखिए, बेसिकली आप ये मान के चलिए कि लगभग अगर मैं अरिथमेटिक की बात करूं तो अरिथमेटिक में लगभग 8 to 10 टॉपिक्स हैं। अगर मैं नाम लेता हूं उनके, फॉर एग्जांपल परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वेरिएशन, पार्टनरशिप, उसके बाद वर्क पाइप्स एंड सिस्टम,
एवरेजेस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, टाइम स्पेड डिस्टेंस। तो ये 8-10 टॉपिक होते हैं जिनमें से क्वेश्चंस अरिथमेटिक के पूछे जाते हैं। तो हमें स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी बनानी चाहिए कि हमें इन सब पे ही 100 क्वेश्चंस कम से कम प्रैक्टिस करने हैं। तो कितने हो गए टोटल? 1000 क्वेश्चंस। और अगर हम एक वीक में अभी स्टार्टिंग में मिनिमम बना के चले कि मुझे 50 क्वेश्चंस करने हैं और एक दिन में मुझे 10 क्वेश्चंस करने हैं, और सपोज मुझे एक क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लगता है और मुझे टाइम लगता है तो मैं 5 to 10 मिनट्स पकड़ लेता हूँ कि मुझे उसका सॉल्यूशन भी देखना पड़ेगा या मुझे करने में भी टाइम लगता है, तो वो आराम से 1 से 2 घंटे के बीच में वो 10 to 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है। तो अगर वो एक वीक में मैंने 50 बोल दिया, एक वीक में आप 100 ले लीजिए, तो अगर एक वीक में 100 क्वेश्चंस वो कर लेता है, जो कि आराम से बच्चा कर लेगा, तो अराउंड 2.5 मंथ्स में वो पूरा अरिथमेटिक कर सकता है। और ये सबसे ज्यादा टाइम लेता है ना। उसके बाद अलजेब्रा लेगा टाइम, और ज्योमेट्री कम लेता है कंपैरेटिवली, और नंबर सिस्टम तो बहुत कम लेगा क्योंकि आप अलजेब्रा के साथ कर चुके होते हैं। गॉट इट। मतलब क्योंकि वेटेज भी अरिथमेटिक की ज़्यादा है, क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं, सो इट मेक्स सेंस कि आप उस पर टाइम भी ज़्यादा स्पेंड करो एंड प्रैक्टिस इतना कर लो कि वट एवर कम्स फ्रॉम अरिथमेटिक यू आर एबल टू अटेम्प्ट दैट, देन काफ़ी ईजी हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए भी। गॉट इट। सो अराउंड मई जून देन सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए क्वांट का? देखिए, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट एडमिशन कब ले रहा है। अगर एडमिशन अभी लेता है, वो अब एडमिशन या प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करता है, तो ऑब्वियसली उसका जो है जून जुलाई के आसपास खत्म हो जाता है। हम 5 to 6 मंथ्स का पीरियड लेके चलते हैं नॉर्मली। बट स्टूडेंट अगर एडमिशन ले रहा है अप्रैल मई में, तो वो थोड़ा सा आगे तक जाता है। बट हम अगर हम मॉक टेस्ट की बात करें तो वो उसको स्टार्ट कर देने चाहिए आफ्टर मई, और वो कंटिन्यूअसली देते रहना चाहिए। वो उसको सिलेबस खत्म करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। गॉट इट। एंड अब मैं मॉक्स में भी आऊँगा, बट आई थिंक बिफोर मॉक्स हम LRDI भी कवर कर लेते हैं, सो दैट मॉक्स हम दोनों का साथ में कवर कर ले। सो सेम एक डिटेल रोड मैप जैसे क्वांट में आपने बताया, आई एम प्रिटी श्योर स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है ये रोड मैप फॉर क्वांट। सिमिलरली आप LRDI के लिए भी, स्पेशली वो इतना अनप्रेडिक्टेबल है, स्पेशली क्योंकि आप थ्योरी समझ ही नहीं पाते और स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते कि LRDI में थ्योरी है क्या एग्जैक्टली प्रिपेयर करने के लिए, सब तो प्रैक्टिस है। तो उसके लिए भी एक डिटेल रोड मैप ऐसा अगर आप दे पाओ LRDI में। देखिए, LRDI में अगर मैं एज अ टीचर बात करूं तो हमने बहुत मेहनत की है, क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री में पढ़ाना शुरू किया था तो हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाते थे बच्चों को। और ये बच्चों में हमने बहुत बड़ा गैप देखा कि उसको कुछ बच्चे तो समझ लेते थे जो अच्छे होते थे, बट सभी बच्चे शुरू से अच्छे नहीं होते हैं। तो उनको चाहिए था कि कुछ तो हमें सर थ्योरी मिले प्रॉपर वे से, तो उस पर बहुत काम किया। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो उसमें अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन से, तो उसमें टॉपिक होता है टेबुलेशन, फिर लाइन चार्ट्स, फिर बार चार्ट्स, फिर पाई चार्ट्स, रूट्स एंड नेटवर्क्स, वेन डायग्राम्स। तो ये सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए अब हम प्रॉपर वे से बच्चे को विद थ्योरी विद कॉन्सेप्ट्स बच्चे को खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, सारे क्वेश्चंस लेते हैं वहां से, ताकि एग्जैक्ट वो देख सके, थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करे कि अच्छा यहाँ से मैं उसको लिंक कर सकता हूँ। बट अगेन ये भी बात आपकी सही है कि LRDI एक अनप्रिडिक्टेबल जो है सेक्शन है, और वहां पे बेसिकली आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, स्टिल आपको एक गेम की तरह प्रिपेयर करके जाना है। क्योंकि क्वांट में ये चीज कम होती है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप कॉन्सेप्चुअली अच्छे हो, तो आप कुछ ना कुछ फोड़ आओगे, कुछ ना कुछ कर आओगे वहां पे। बट यहाँ पे बच्चे का गैप दिखता है। इन दैट केस उसको हमेशा प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे सारे क्वेश्चंस नहीं करने, 10-12 क्वेश्चन अपने आप को बोलना है कि मुझे किसी तरह से पहले अटेम्प्ट करने हैं और फिर आगे बढ़ना है। सर थैंक यू फॉर दिस। बट LRDI में भी ना, जैसे आपने क्वांट के लिए एक डिटेल रोड मैप बता दिया, या आपने DI के कुछ चैप्टर्स टच किए यहाँ पर भी, बट LRDI के लिए कंप्लीट एक लिस्ट ऑफ चैप्टर्स क्या होते हैं, एंड अगेन वो किस मंथ तक क्या प्रिपेयर कर लेना चाहिए स्टूडेंट्स को, आप अगर LRDI के लिए भी बच्चों को वो सिमिलर रोड मैप दे पाओ, सो प्लीज। सो अभी हमने डाटा इंटरप्रिटेशन की बात की, बेसिकली उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। अभी लॉजिकल रीजनिंग में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिनको स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अरेंजमेंट से, जिसमें लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट्स, ये सारे टॉपिक कवर करते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन आता है। डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और वो बहुत कॉमन है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ते हैं, 5 अलग अलग गेम्स खेलना पसंद करते हैं। अब उनसे रिलेटेड अपने को दिया होगा कि ये स्टूडेंट जो है इस कॉलेज से बिलोंग नहीं करता, तो बेसिकली वहाँ पे नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज़्यादा काम कर रही होती है कि हमें ये पता लगाना होता है कि अच्छा फिर ये किस कॉलेज से बिलोंग करता है। सो यहाँ पे हमें डिडक्ट करना होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं, तो इन पे खूब सारी प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसके बाद फिर वेन डायग्राम, जो मैंने आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में बोला, वो टॉपिक होता है। फिर गेम्स एंड टूर्नामेंट्स एक टॉपिक होता है।
उस पर खूब सारी प्रैक्टिस करनी होती है क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, और कुछ मिसलेनियस सेट्स होते हैं तो उनकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं अनंता इसमें। गॉट इट। एंड LRDA में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, वो है सेट सिलेक्शन। बेसिकली आप जितना भी प्रिपेयर कर लो, आप अगर सही सेट सिलेक्ट कर पाओ ऑन द डे ऑफ द पेपर, वो परसेंटाइल बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। सो ऑन दैट फ्रंट ऐसे कोई टॉपिक्स है क्या जिसमें आप देखते हो कि नहीं, इस टॉपिक का क्वेश्चन आया तो वो ईजी ही होगा, इस टॉपिक का आया तो डिफ़िकल्ट होगा, तो कुछ उस पर व्यूज़? देखिए, इजी और डिफिकल्ट तो देख पाना मुश्किल है, बट ये देख पाए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही थोड़ा आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल वेन डायग्राम्स का क्वेश्चन जो है बहुत बार देखने को मिलता है, और अगर उस पर बच्चे कैसा भी क्वेश्चन आए प्रिपेयर करके जाएं तो क्वेश्चन बच्चे वो अटेम्प्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे मैंने आपको अभी बोला, जिनको हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ही है, चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आए तो भी हमें करना है, बिकॉज हमारे पास लगभग 40 मिनट्स होते हैं, और मैंने बोला 10-12 क्वेश्चंस सही करना एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है आपका। तो इन दैट केस अगर एक 4-5 क्वेश्चंस का सेट है वेन डायग्राम का, उस पर आपने 15-20-25 मिनट्स लगा भी दिए, बट आप कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ा एज है आपके लिए। तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं। ओके। एंड फाउंडेशनल प्रेप के लिए एक चीज़ जो मुझे बहुत हेल्प हुआ था जिससे, वो था क्योंकि मैं ऑलरेडी पजल सॉल्व करता था एंड सुडोकू सॉल्व करने लगा था बिफोर माई कैट प्रेपरेशन। सो दोज वर द थिंग्स दैट रियली हेल्प मी जब मैंने अरेंजमेंट शुरू किया। सो क्या अभी भी वो वैलिड है? मुझे हो गया आई थिंक 4-5 ईयर्स कैट में हो गया, क्या अभी भी वो वैलिड है ये पजल सॉल्विंग? डेफिनेटली, मतलब वो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है। वो आपको बताता है कि अच्छा, आप ऑलरेडी इसमें एंगेज हो, है ना। जब हम किसी चीज़ में ऑलरेडी एंगेज होते हैं तो दैट गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि हाँ, मैं ये चीज़ अब कर सकता हूँ, और मेरे पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, जब मैंने वहाँ पे वो वाले प्रॉब्लम्स को सोल्व किया तो ये भी कर सकता हूँ। तो यस, ये हमेशा करना चाहिए मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को। एंड सेट सिलेक्शन में एक और क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट, कि अगर बच्चा स्टार्टिंग ही प्रिपेयर ऐसे कर रहा है कि वो इसके लिए अवेयर रहे कि उसको राइट सेट कैसे सिलेक्ट करने हैं, तो वो इनिशियल डेज में क्या कर सकता है सो दैट ही नोज अबाउट इट, कि जब वो कैट पेपर देने जाएगा तो उसको सही सेट सिलेक्ट करने हैं, तो वो कैसे डिसाइफर करे टेस्ट में इजी कौन सा सेट होगा, मीडियम सेट कौन सा होगा, डिफिकल्ट सेट कौन सा होगा? देखिए, स्टार्टिंग के डेज में ये बहुत मुश्किल होता है। स्टार्टिंग के डेज में तो बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाता है कि अच्छा, तुम सेट को सोल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो कुछ इस तरह के सेट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि उसका पहले कॉन्फिडेंस आए कि मैं कर भी सकता हूँ। बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो अंदर से ये मान के बैठे होते हैं कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता, चाहे आप कितनी भी मेहनत करवा लो। सो हमें किसी ना किसी तरह से उनको ये पहले तो लेके आना होता है कि तुम कर सकते हो। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम लेवल को बढ़ाते हैं, एंड देन अल्टीमेटली हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं कि देखो ये सेट आया है, अब दिखाओ हमें करके। और नहीं होता है तो फिर उसका थोड़ा सा लेवल कम करते हैं, बट उसके लेवल के हिसाब से चलना होता है। और धीरे धीरे करके बच्चा जब कॉन्फिडेंस बूस्ट करने लगता है, फिर हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअली वो अपने आप ही अच्छे अच्छे सेट्स करने लगता है और हमें बताता है कि ये मॉक में मैं करके आया था सर। तो आपने काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर रेज किया है, एंड स्पेशली मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कैंडिडेट से कि जब हम इनिशियल डेज में LRDI की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो एक सेट में ही 40-50 मिनट्स लग जाते हैं, एंड कैट में बिकॉज आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे, फुल पेपर ही 40 मिनट्स का होता है, तो वो सोचते हैं कि वो सेट क्या अवॉइड कर ले। बट मैं हमेशा उनको इनिशियली बोलता हूँ कि अगर इनिशियल डेज में आपको 40-50 मिनट्स लग रहे हैं, बट वो टाइम इन्वेस्ट करो। सो आपके क्या व्यूज़ हैं उसमें? आपने बिल्कुल सही बोला अनंता कि स्टार्टिंग में टाइम लगता है। अगर 40-50 मिनट्स लग रहे हैं और आपका क्वेश्चन हो रहा है, तो बेसिकली आपको यही देखना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन हो रहा है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप उसी तरह का कोई क्वेश्चन करोगे तो आप काफ़ी चीज़ों से अवेयर होगे। दिस इज जस्ट लाइक कि मैं एक जगह जा रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम भी अगर मुझे सेम जगह पे जाना है तो सेम टाइम नहीं लगता है। नाउ आई एम अवेयर कि मुझे कौन सा रोड लेना है, मेट्रो से जाना चाहिए, कार से जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। तो स्टार्टिंग में टाइम लगता है, 40-50 मिनट्स भी लगते हैं, इससे ज़्यादा भी लगते हैं स्टूडेंट्स के। मेन चीज़ है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे करके वो टाइम रिड्यूस होता जाता है। आपको अपने आप को बोलना है कि सही है, मतलब मैं ठीक जा रहा हूँ। और स्टार्टिंग में कभी टाइम को देखना भी नहीं चाहिए। स्टार्टिंग में मतलब वो टाइम हम तब देखेंगे जब मॉक्स देंगे, उससे पहले हमें फोकस करना चाहिए कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से जानने में, फंडामेंटली हर चीज़ को सीखने में। तो बिल्कुल सही बोला आपने कि स्टार्टिंग में टाइम लगता है। अंडरस्टूड। एंड सारे स्टूडेंट्स के लिए पहले जितना भी टाइम लग रहा है फाउंडेशन बिल्ड करने में, आप वो इन्वेस्ट करो। वो टाइम वो धीरे धीरे एज यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स, वो रिड्यूस होता जाएगा आपका टाइम। एंड आपने जब मॉक्स की बात की, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला था। हमने क्वांट की LRDI रोड मैप दोनों की डिस्कस कर ली। अब अगर किसी को मॉक्स देना है, मॉक्स स्टार्ट कर रहा है कोई, तो उसका वे हेड कैसा होना चाहिए? मुझे पता है जब मैं प्रिपेयर कर रहा था कैट के लिए, मॉक्स की इम्पोर्टेंस थी
तब भी थी, अभी भी है, बट आई वांट टू आस्क यू एज वेल कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है मॉक्स, वो कितना इंपॉर्टेंट है, एंड इफ़ यू कैन जस्ट रीआइटरेट टू एवरीवन कि वो कितना इंपॉर्टेंट है एंड उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्पेशली कंटेंट LRDI में। देखिए बच्चों, होता क्या है कि कई बार बच्चे जो है सिलेबस कंप्लीट करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनको लगता है कि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम मॉक नहीं देंगे। तो इसमें मेरा ये कहना है कि अगर आपका सपोज अरिथमेटिक से कोई स्टार्ट कर रहा है फैकल्टी क्वांट को पढ़ाना, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, और आपका अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाता है तो लगभग आपके 8 to 10 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं आउट ऑफ 22। अब आप मॉक देने के लिए तैयार हो, और मॉक देने के लिए तैयार का मतलब ये नहीं है कि आपको वो मॉक में मतलब सक्सेसफुल ही होना है, आपको वो मॉक को क्लियर ही करना है। द ओनली थिंग इज आपको उससे पहले बहुत कुछ जानना है। मतलब आपको वो मॉक देना कैसे है, आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, इससे भी इंपॉर्टेंट होता है कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कैट में अटेम्प्ट नहीं करने होते, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता हमारे पास। सपोज मुझे पूरा पेपर आता भी है, बट टाइम अगर मैं मैनेज नहीं करूंगा तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि मैं अपने आप से गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर लूंगा। तो अपने को पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ना। और नॉलेज के अलावा भी इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत आते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी लास्ट ईयर ही मेरा एक स्टूडेंट था गौरव करके, वो बच्चा मॉक दे के आया। मैं आपको बता दूं, वो बच्चा बहुत अच्छे आंसर्स देता था क्लास में, बट जैसे ही मॉक दे के आया तो वो मेरे सामने रोने लगा। लिटरली वो मेरे सामने रोने लगा और वो बोला कि सर ऐसे कैसे होगा, मेरा मतलब मैं क्लास में तो इतने बढ़िया आंसर देता था, यहाँ तो मेरा एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ क्वांट में, अब बताओ मुझे, मतलब एक भी नहीं हुआ। तो मैंने उससे पूछा हुआ क्या था, तो उससे जब मैंने डिटेल में पूछा तो हुआ क्या था, बेसिकली LRDI करते हुए वो जो था एकदम एग्जॉस्ट हो गया था। मतलब ऐसा हो गया था कि अब उसका माइंड ही काम नहीं कर रहा था, एंड उसके बाद जब माइंड काम नहीं करता तो कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा था। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा हुआ तुमने ये मॉक दिया, अब आप आराम से सोचो कि कहाँ कहाँ पे गलतियां हुई हैं, वो गलती दोबारा नहीं करनी, बस नई गलतियां करो। और वहां से उसे समझ में आया, जब सेकंड मॉक दे के आया तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि वो वाली गलतियां मैंने अवॉइड की। पेपर तब भी अच्छा नहीं हुआ था, मॉक तब भी अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि एक वीक में बहुत कुछ नहीं पलट जाएगा, बट उसको इतना समझ में आ गया था कि ये पेपर सिर्फ नॉलेज का नहीं है, यहाँ पे बहुत कुछ है नॉलेज के अलावा भी, जो मुझे मॉक्स देते देते सीखना पड़ेगा। सो यहाँ पे ये फैक्टर्स काम करते हैं। बिल्कुल सही, एंड आई थिंक ये गौरव से हम सब रिलेट कर पाते हैं, बिकॉज हम सबका फर्स्ट जो मॉक रहते हैं ऐसा ही जाता है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड मेंटर्स लाइक यू जो बता पाए कि अच्छा फर्स्ट मॉक ऐसा होता है, बट ग्रेजुअली वी कैन इम्प्रूव। एंड अनदर थिंग फॉर स्टूडेंट्स एज अ कैट एस्पिरेंट आई कैन से कि आपका जो सर ने बोला कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ फिर भी मॉक शुरू कर दो, लास्ट तक भी आप अगर जाओगे, आपका डे लाइक जस्ट द डे प्रायर टू कैट एग्जाम यू वुड फील कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अगर आप वेट करते रहोगे यू विल नेवर बी एबल टू स्टार्ट योर कैट प्रेप। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है मॉक्स देना शुरू करो। तो सर आई थिंक स्टूडेंट्स को बहुत डिटेल रोड मैप मिल गया है क्वांट रिलेटेड, LRDI रिलेटेड, मॉक्स रिलेटेड। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ कैट प्रेपरेशन की कि कुछ बिग मिस्टेक स्टूडेंट्स जो इनको अवॉइड करना चाहिए एज अ कैट एस्पिरेंट, जो उनको अवॉइड करना चाहिए, सो वो क्या 2-3 चीज़ें होंगी? देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक लगाइए, या फिर अभी बच्चे पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं वो कॉलेज गोइंग होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ रहे होते हैं, तो बेसिकली मिस्टेक नहीं बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि उनको इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि जिस एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं वो कितनी कमिटमेंट मांगता है। वो स्टार्ट कर देते हैं कहीं ना कहीं पीयर्स को देख के, है ना, फ्रेंड्स को देख के, बट अल्टीमेटली बाद में उन्हें समझ में आता है कि शायद या तो मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, या फिर मुझे पहले इसके बारे में बहुत कुछ सोचना चाहिए था, एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। तो आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स की डिसीजन लेने से पहले आप अपने आप से बहुत बार पूछो वाई मैं कर क्यों रहा हूँ ये, और जब तक उस वाई का आंसर ना आए कीप आस्किंग, है ना। लेकिन एक बार आ जाए तो 100% फोकस के साथ उसको शुरू करो, एंड आई एम श्योर कि आप फिर जब 100% अपना दे रहे होंगे तो रिजल्ट भी निकल के आएगा, और रिजल्ट ना भी आए, रिजल्ट थोड़ा कम भी आए, द थिंग इज कि आप लास्ट तक लेके जाओगे इसको, अपनी जर्नी को, जो 8-10 मंथ्स की है, क्योंकि ये बहुत बड़ी जर्नी है। और अगर हम सोच के नहीं शुरू करते हैं तो बीच में एक बार भी फ्रस्ट्रेशन आता है तो बच्चे आना ही बंद कर देते हैं, वो प्रिपरेशन ही बंद कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। टोटली अग्रीड। स्टूडेंट्स, ये एक स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, एंड दैट्स वाई एक लॉन्ग जर्नी है। सो आप स्टार्ट कर सकते हो, स्लोली भी स्टार्ट कर सकते हो, बट कंसिस्टेंसी इज व्हाट सर इज सेइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कैट प्रेपरेशन। थैंक यू सर, ये वीडियो काफ़ी इंसाइटफुल होने वाला है, बट हम प्रेपरेशन से एक और टॉपिक पे आते हैं जो अभी स्टूडेंट्स का कंसर्न हो गया है, वो है फोकस।
एंड स्पेशली बिकॉज आप ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हो, तो ये क्वेश्चन पूछना आपके लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है मेरे लिए, बिकॉज आपकी क्लासेस में बेसिकली स्टूडेंट्स बैठते हैं, 2 आवर्स 3 आवर्स के क्लासेस होते हैं, उसमें बैठते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट भी रहता है कि कैसे फोकस बनाए रखें। तो कोई इंस्टेंसेस है आपकी क्लासेस में भी कि एक तो बच्चे फोकस बनाते कैसे हैं, एंड दूसरा कि नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं, इधर उधर चले जाते हैं, फोकस नहीं बनाते हैं, कुछ आप शेयर करो अगर उसमें। देखिए अनंता, इसमें मैं बोलूँगा सबसे पहले तो अपना बैकग्राउंड का कि मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, और मैं ना बहुत टीचर्स को सिलेक्ट करके पढ़ता था। मतलब ऐसा होता था कि 10 में से 9 अंदर से रिजेक्ट कर देता था कि नहीं पढ़ना, उसके बाद उस कितना भी अच्छा पढ़ा रहा हो समझ नहीं आता था, है ना। सो वहीं से शायद मैं सीखा हूँ कि बेसिकली टीचिंग करना कैसे है, उनको देख देख के एक अच्छे टीचर को बार बार देख के। तो ये धीरे धीरे अपने आप में इनकलकेट किया है कि एक वीक से वीक बच्चा भी क्यों सुनेगा आपको, है ना। तो वहाँ से फिर कई पॉइंट्स निकल के आए अपने आप को। उसके लिए मैं अगर पर्सनली अपने आप को बोलूँ तो मैं कोशिश करता हूँ अपने आप को अगर 2 घंटे की क्लास है तो उस पूरी जर्नी को पहले से माइंड में सोचने की, है ना, काफ़ी चीज़ों को पहले से रखने की, कि ताकि बच्चा अगर एक बार क्लास में एंटर हो गया है तो वो वहाँ से उठे ना, वहाँ पे उसको पूरा कंप्लीट मिले, जो उसको लगे कि हाँ मुझे जो चाहिए था यहाँ से टीचर से मिल रहा है मुझे। क्योंकि मैंने देखा है कि मैं खुद देखता हूँ कि अगर कोई फैकल्टी की अगर मैं क्लास लूँगा खासकर ऑनलाइन, तो उसको मुझे काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी एंगेज करने के लिए, और मैं वही चीज़ें कोशिश करता हूँ बच्चे को किसी तरह से, जैसे होता है कि एक सैंडविच में बना के बच्चों को पढ़ाना, तो कई तरीके से ह्यूमर करके या बच्चों के साथ कनेक्ट करके, बच्चों के साथ पर्सनल थोड़ी सी बातें बीच में करके, ताकि फिर से टॉपिक को शुरू किया जाए, और बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं। और फिर पता भी नहीं लगता, कई बार मेरे को मिलते हैं इस तरह की कमेंट्स बच्चों से कि सर आपकी क्लास 2 घंटे की हो गई और हमें पता नहीं चला कहाँ कैसे हो गई, और ये बहुत अच्छा लगता है। और उस पर फिर मन करता है कि और चीज़ें क्या हो सकती हैं कि स्टूडेंट आए तो वो पूरी कंप्लीट क्लास देखे, है ना। तो लेकिन आजकल ऑनलाइन में ये भी हो गया है कि स्टूडेंट के पास एक ऑप्शन होता है कि वो रिकॉर्डिंग भी देख सकता है, बट ऑनलाइन जब बच्चा आता है और ऑनलाइन में जो बच्चा इंटरेक्ट करता है, उसकी एक बात बच्चे के लिए भी अलग होती है और एक फैकल्टी के लिए भी अलग होती है। तो इस तरह से मैं प्रिपेयर करता हूँ उसके लिए। बहुत इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक यही होता है एक अच्छा टीचर, बिकॉज जब मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, मैं 10 मिनट्स 12-15 मिनट्स के वीडियोस रहते हैं, मैं उस टाइम लिमिट में भी सोचता हूँ कि कैसे मैं वो फोकस रख पाऊँ, बस स्टूडेंट्स का रिटेंशन रहे एंड एवरीथिंग। सो मैं अब 10-15 मिनट्स के वीडियो के लिए सोचता हूँ, बट आपके तो 2 आवर्स 3 आवर्स के क्लासेज हैं, एकेडमिक क्लासेज होते हैं। सो शायद इसलिए जो बोलते हैं कि ठीक है, आप जो बोल रहे थे कि शायद आप इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे हो, बट दैट्स राइट, सचिन तेंदुलकर नहीं, बट किसी को आस्पिरेटर भी होना पड़ता है सो दैट कोई सचिन तेंदुलकर बने। नहीं, बिल्कुल। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था, शायद इस वजह से अब अच्छा टीचर बनने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मेरे को पता है कि मैं अच्छा स्टूडेंट क्यों नहीं था। क्योंकि शायद मैं पढ़ नहीं सकता था हर फैकल्टी से, क्योंकि मेरे को ये था कि कोई मेरे को बहुत अच्छा पढ़ाएगा, कहीं ना कहीं कोई मुझे कनेक्ट करे अपने साथ, तो जाके मैं पढ़ूंगा, तब मुझे समझ में आएगा। बट हाँ, ऐसे फैकल्टीज ऑब्वियसली कम मिलते हैं, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ ऐसा कुछ बनने की। और प्रिपरेशन करते हुए इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे लिए जाएं कि बच्चों को मतलब एक प्रॉपर वे से समझ में आए। मतलब उस पर मैं ऐड भी करना चाहूँगा कि मैं बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आप मेरी क्लासेस देखिए, 99 परसेंटाइल क्लब चैनल है अनअकैडमी का, तो वहाँ पे अगर आएंगे तो मेरे काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं, और मैं कैट 24 के लिए भी अब स्टार्ट कर रहा हूँ, और वहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और थ्योरी के साथ मैं कुछ थ्योरी लेते हुए पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप मेरे पिछले लेक्चर्स भी देखेंगे तो आप पाएंगे वहाँ पे बच्चों के कमेंट्स भी हैं कि सर आपकी क्लास लेते हुए पता नहीं चलता हमें किस तरह से आप 2 घंटे पढ़ा जाते हो। तो दैट एक्चुअली मेरे लिए यही अप्रिसिएशन है कि मैं इस तरह से कर पाता हूँ। इंटरेस्टिंग, मतलब सर अच्छे टीचर इसलिए थे क्योंकि उनको पता है कि स्टूडेंट्स को क्या नहीं करना चाहिए। सर आपने ये भी इंसाइट दे दिया कि शायद मैं कभी इनको पढ़ाने जाऊँ तो मेरे से मत पढ़ना। दिस वॉज अ वेरी इंसाइटफुल सेशन सर। आई एम श्योर जो भी स्टूडेंट देख रहा है उनके लिए एडवाइस है कि आप इसको रिविजिट करो, एक चेकलिस्ट बनाओ, उसको टिक ऑफ करो। आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, सब कुछ डिटेल्ड है, आपको सब कुछ एक ही वीडियो में मिल जाएगा। एंड सर ने बता दिया कि उनके साथ भी कनेक्ट कैसे करना है, आप जाके उनके क्लासेस देख सकते हो। So do not forget to like, share and subscribe my channel and obviously 99 percentile club as well, जहाँ पर सर खुद पढ़ाते हैं। So sir, together let's crack it.